हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट सीन। आज मैं द 12th मैन नाम की एक नॉर्वेजियन ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रूर नाजियों ने नॉर्वे पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने सैकड़ों नागरिकों को मार डाला, शहरों को मिटा दिया और अन्य मानवीय युद्ध अपराध किए। उन्होंने खुद को और भी मजबूत बनाते हुए देश के मूल्यवान संसाधनों को भी लूटा। इसलिए प्रत्येक बीतते दिन के साथ मित्र राष्ट्र अत्यधिक दबाव में आ गए, यह जानते हुए कि वे अगले हो सकते हैं। इसके बाद हमें वर्ष 1943 में ले जाया जाता है। स्कॉटलैंड में नॉर्वेजियन पुरुषों के एक समूह को रॉयल ब्रिटिश सेना द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। योजना एक विशेष समूह बनाने की है जो कब्जे वाले नॉर्वे में घुस सकता है और इस अन्य ठिकानों और हवाई अड्डों जैसे जर्मन गढ़ों को नष्ट कर सकता है। हफ्तों के कठोर प्रशिक्षण के बाद अंततः 12 पुरुषों का चयन किया जाता है। उन्हें सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ एक जहाज के माध्यम से रवाना किया जाता है। हालांकि मिशन के अंत में केवल एक ही लौटता है। उसके सभी दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फिर दृश्य 3 महीने पहले का हो जाता है, जब 12 आदमी हमले की चपेट में आ गए। जर्मनों ने उन्हें दूर से देखा और उनके जहाज को नष्ट कर दिया। उनमें से 11 को तुरंत पकड़ लिया जाता है, लेकिन अंतिम जन बालसुरुद छिपने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही समय बाद वह इसके लिए दौड़ता है और अंततः जर्मनों ने उसे नोटिस किया। वे उस पर तब तक कई गोलियां दागते हैं जब तक कि उनमें से एक उसके पैर के अंगूठे में जान को नहीं लग जाती। जल्द ही हर जगह खून है और जर्मन भगोड़े को ट्रैक करने के लिए उसका पीछा करते हैं। हालांकि जान अब भी भागने में कामयाब हो जाती है। घंटों दौड़ने के बाद वह रात में एक झील के पास पहुंचता है। तापमान जम रहा है और जान अच्छी तरह जानता है कि वह कार्डियक अरेस्ट से मर सकता है, लेकिन चूंकि जर्मन आ रहे हैं, वह जोखिम लेने का फैसला करता है। जान धीरे धीरे ठंडे ठंडे पानी के अंदर जाता है और तैरकर दूर चला जाता है। सेकंड बाद में जर्मन फ्लेयर गन और टॉर्च के साथ आते हैं। वे पूरे इलाके में खोजबीन करते हैं, लेकिन भगोड़े का कोई पता नहीं चलता। इसलिए जनरल ने निष्कर्ष निकाला कि जनवरी पहले ही झील के अंदर मर चुका है और अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। बाद में एक श्रेष्ठ नाजी अधिकारी कटस्टेज 12 नॉर्वेजियन सैनिकों का निरीक्षण करने के लिए आता है। जब उसे केवल 11 मिलते हैं तो वह इसके बारे में जनरल से पूछता है और बाद वाला दावा करता है कि 12वां एक झील के अंदर मर गया। हालांकि कर्टिस पर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें कोई शव नहीं मिल जाता। इसलिए वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे पूरे इलाके की तलाशी लें और 12वें आदमी को ढूंढ निकालें। कहीं और जान झील से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई है। उसका चेहरा और शरीर के अन्य हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं। इसके बावजूद जनवरी आगे बढ़ना जारी रखता है जब तक कि वह कुछ स्थानीय लोगों से नहीं मिल जाता। सौभाग्य से दोनों अच्छे लोग बन जाते हैं और वे जेन को तुरंत उनके घर ले जाते हैं। वहाँ वे उसे भोजन और गर्म कपड़े देते हैं और उसके घावों का इलाज भी करते हैं। जान वास्तव में भाग्यशाली है कि वह जीवित है, क्योंकि यदि वह बर्फ में कुछ घंटे और रहता तो हाइपोथर्मिया से उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरी ओर कट 11 आदमियों से उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। परिणाम स्वरूप वह उन्हें गंभीर रूप से दंडित करता है और उनमें से कुछ को मृत्युदंड भी देता है। कट भी 12वें आदमी को खोजने पर अड़ा हुआ है, लेकिन वह सबसे पहले यह जांचना चाहता है कि क्या जमा देने वाली झील को पार करना संभव है। तक स्वयं स्वेच्छा से काम करता है और अत्यधिक ठंडी झील के अंदर खुद को डुबो देता है। वह वहाँ 20 लंबे मिनट तक रहता है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कोई निश्चित रूप से इस झील से बच सकता है। इस बीच जान के ठीक होने के बाद वह अपने दोस्तों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। एक दयालु स्थानीय व्यक्ति उसे झील के पार कतार में खड़ा करता है और उसे कुछ आपूर्ति देता है। जान, जिसे पता नहीं है कि वह कहाँ है, एक झोपड़ी में ठोकर खाता है जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। दोनों कुछ देर चेक करते हैं और अब पक्के दोस्त बन जाते हैं। बुढ़िया उसके पैरों का इलाज भी करती है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति का पता देती है जो उसकी मदद कर सके। थोड़ी देर बाद जान ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। वो एक बार फिर से ठंडे जंगल में वापस आ गया है, जहाँ तक आंखों को देखने के लिए बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अपने दोस्तों को फिर से देखने की उम्मीद के साथ जेन चलना जारी रखता है। उस शाम वह अंततः बुढ़िया द्वारा दिए गए पते पर पहुँच जाता है। घर के निवासी एक जोड़ा और उनकी प्यारी बेटी है। जान को अपनी कहानी समझाने के बाद तीनों तुरंत उसका घर में स्वागत करते हैं और उसे अच्छा खाना देते हैं। एक दिन पत्नी जनवरी के पास एक बुरी खबर लेकर आती है। वो उल्लेख करती है कि उसकी एक सहेली एक नर्स है जो स्थानीय अस्पताल में काम करती है। इसी अस्पताल में जान के कई दोस्तों को रखा गया है। उनके साथ बदसलूकी की गई है और उन्हें इस हद तक पीटा गया है कि कुछ पागल हो गए हैं, जबकि कुछ पहले ही मर चुके हैं। यह सुनकर जान फूट फूट कर रोने लगता है और अपने दोस्तों को बचाने की अपनी योजना को छोड़ने का फैसला करता है। इसके बजाय वो तटस्थ स्वीडन जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जर्मन उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कहीं और जब कट नॉर्वेजियन से कोई भी जानकारी निकालने में विफल रहता है तो वह हम सभी को मार डालता है। बाद में एक अधिकारी उसके पास आता है और समझाता है कि उन्होंने इलाके के सभी घरों की तलाशी ली है, लेकिन 12वें आदमी का पता नहीं लगा सके।
फिर वह खोज अभियान को बंद करने का अनुरोध करता है और रिपोर्ट करता है कि उन्होंने सभी 12 नॉर्वेजियन सैनिकों को मार डाला। हालांकि कर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह हिटलर से झूठ नहीं बोलना चाहता। कहीं और जैन पहले के परिवार के निर्देशों के अनुसार एक मछुआरे के घर पहुंचे हैं। उसकी नाव पर मछुआरा उसे जहां तक हो सके सवारी देता है। रास्ते में वे देश के समसामयिक मामलों के बारे में अच्छी बातचीत करते हैं। इसके बाद मछुआरा एक अखबार निकालता है और कट स्टेज पर प्रकाश डालते हुए एक लेख दिखाता है। यह पता चला है कि कर्टुक नाजी जनरलों में से एक है जिसने अपनी वीरता के लिए कई पदक जीते हैं। उसके पास उन सभी कैदियों को ट्रैक करने और पकड़ने का रिकॉर्ड है जिनके पीछे वह गया है। अब कर्ट जनवरी की तलाश में है और वह इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। अगले दृश्य में नाव अंततः किनारे पर आ जाती है। मछुआरा जाने से पहले जनवरी को कुछ खाना, पानी और यहाँ तक एक जोड़ी स्की भी देता है। इसके बाद जनवरी स्की पर चढ़ता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। वह घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है जब तक कि वह एक छोटे से गांव में नहीं आता। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में कुछ जर्मन हैं और कट उनमें से एक है। जैसे ही जेन उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है, वह अचानक लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। जल्द ही कट उसके पास आता है और उसकी आंखों में धमकाने के साथ देखता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नार्वे को पकड़ा जाने वाला है, लेकिन कट बस उसकी स्कीइंग क्षमताओं का मजाक उड़ाता है और उसे जाने देता है। हालांकि कुछ मिनटों के बाद अंततः कट को पता चलता है कि स्कीयर भगोड़ा हो सकता है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वह अपने आदमियों को बैकअप के लिए बुलाने का आदेश देता है। कुछ ही समय बाद एक लुफ्टवाफे विमान भेजा जाता है और यह तुरंत जनवरी को ट्रैक करता है। फिर विमान कई राउंड गोलियां दागता है, लेकिन उनमें से कोई भी उनके निशाने पर नहीं लगती। तभी एक भारी हिमस्खलन होता है और जान के बचने की पूरी कोशिश करने के बावजूद वह बर्फ में फंस जाता है और दब जाता है। इस वजह से विमान भी निकल जाता है। कई घंटों के बाद जेन बर्फ से बाहर आती है। वह बहुत ही भयानक स्थिति में है। भयंकर शीतदंश के कारण उसके चेहरे से अत्यधिक खून बह रहा है, उसके नाखून उखड़ गए हैं और यहाँ तक उसकी आंखें भी घायल हो गई हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई ज़ॉम्बी बर्फ से उठी हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी जेन उठ जाता है। उसका शरीर भले ही चोटिल और पस्त हो गया हो, लेकिन उसके अंदर की इच्छा शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसलिए वह धीरे धीरे सफेद बंजर भूमि से आगे बढ़ता है, इस उम्मीद में कि उसे मदद मिल सकती है। दूसरी ओर कट को हिमस्खलन के बारे में पता चलता है, लेकिन उसे अब भी यकीन है कि जान जिंदा है। इसलिए वह कुछ सैनिकों को स्थान पर भेजता है। इस समय तक जान काफी पहले चला गया था, लेकिन उसका सामान पीछे छूट गया था। सैनिकों को उसके कपड़े, एक नक्शा और उसकी जोड़ी स्की भी मिलती है। जब कट को इस बारे में पता चलता है तो वह भागे हुए भगोड़े को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करता है। सैनिक घर घर जाते हैं और क्षेत्र के सभी परिवारों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जनवरी को देखा है। वे अपराधी की सहायता करने वालों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इस बीच एक निर्जीव जान किसी तरह पास के गांव तक पहुंचने का प्रबंधन करती है, जहां एक भाई बहन की जोड़ी मैरियस और गुडरून तुरंत उसकी सहायता करते हैं। वे उसके घावों पर मरहम पट्टी करते हैं, उसे गर्म कपड़े देते हैं और उसके छिपने के लिए एक जगह का भी प्रबंध करते हैं, क्योंकि जर्मन अक्सर क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे होते हैं। एक लंबे सप्ताह के बाद जेन को अपनी कुछ शक्ति वापस आ गई है और वह जाने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि वह भीषण शीतदंश के कारण चल नहीं सकता, इसलिए भाई बहनों और कुछ अन्य स्थानीय लोगों ने उसे एक स्लेज में डालकर पास की झोपड़ी में छोड़ दिया। वहाँ जनवरी को कुछ दिनों तक अकेले रहना होगा, जब तक कि कोई उसे लेने नहीं आता। पहले कुछ दिन आसानी से बीत जाते हैं, लेकिन फिर वह मतभ्रम करने लगता है। अपने अधिकांश स्वप्न में जेन खुद को जर्मनों द्वारा पकड़े जाते हुए देखता है। वह खुद को एक खूबसूरत गाने पर नाचते हुए भी पाता है। एक दिन जब वह अपने पैरों की जांच करता है तो वह अधिकांश उंगलियों को गैंग्रीन से संक्रमित पाता है। यह महसूस करते हुए कि अगर जल्द ही इलाज नहीं किया गया तो बीमारी फैल जाएगी, जेन ने एक कठिन निर्णय लेने का फैसला किया। वह एक चाकू उठाता है और अपनी कुछ संक्रमित उंगलियों को काट देता है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। हालांकि इस फैसले की वजह से उनकी जान बच जाती है। 9 लंबे दिनों के बाद मारियस आखिरकार अपने समूह के साथ आता है और जेन को जगाता है। साथ में वे उसे एक स्लेज पर लाते हैं और उसे ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। बाद में वे दूसरी चौकी पर पहुंचते हैं और उसे एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपा देते हैं। जाने से पहले मारियस ने जनवरी से वादा किया कि एक आदमी उसे जल्द ही उठा लेगा और सीमा पार स्वीडन ले जाएगा। दुर्भाग्य से कई घंटों के बाद भी कोई नहीं आता है। दिन रात में बदल जाता है और तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है। जान बुरी तरह कांप रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आखिरकार वह धूल चाटने जा रहा है। अगले दृश्य में मारियस और गुडरून घर पर हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या जान पहले ही सीमा पार कर चुका है। तभी एक आदमी उत्सुकता से उनके पास आता है। यह वही आदमी है जिसे 4 दिन पहले लेने जाना था। जब भाई बहन पूछते हैं कि क्या हुआ, उस आदमी ने उल्लेख किया कि उसने पहाड़ के चारों ओर हर जगह खोज की, लेकिन जनवरी नहीं मिला। यह तब है जब मारियस को पता चलता है कि वह और उसका समूह वास्तव में जनवरी को गलत पहाड़ पर छोड़ गए थे।
बिना समय बर्बाद किए वह अपने एक दोस्त के साथ उक्त स्थान पर जाता है और जनवरी को मोटी बर्फ से खोदता है। बाद वाला बेजान प्रतीत होता है, लेकिन जल्द ही वह हिलना शुरू कर देता है। कई दिनों तक भोजन और पानी से वंचित रहने के बाद भी जान मोटी बर्फ में डूबे रहने के दौरान जीवित रहने में कामयाब रही है। मारियस उसे कुछ गर्म सूप खिलाता है और उससे कुछ और घंटे रुकने का अनुरोध करता है। कुछ ही समय में पुरुषों का एक समूह स्लेज के साथ आता है और उसे ले जाता है। वे उजाड़ इलाके में घंटों तक यात्रा करते हैं, लेकिन जनवरी काफी कमजोर हो गया है। वे एक गुफा के अंदर शरण लेने का फैसला करते हैं। जान इस विचार से क्रोधित है क्योंकि उसे डर है कि जर्मन उन्हें पकड़ सकते हैं। वह इस बात से भी डरा हुआ है कि वह इन आदमियों की जान खतरे में डाल देगा। हालांकि स्लेज समूह के नेता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सुरक्षित हैं। इसके बाद समूह जनवरी की देखभाल करना शुरू करता है। समय समय पर वे उसके पैरों के संक्रमित हिस्सों को भी काट देते हैं ताकि गैंग्रीन न फैले। 6 दिन बीत जाते हैं और जब जैन अंत में अपनी कुछ स्वास्थ्य में सुधार करता है तो समूह छोड़ने का फैसला करता है। इस बार वे हजारों बार हसिंगों की मदद लेते हैं क्योंकि ठीक सीमा के पास एक जर्मन चौकी है। योजना इस क्षेत्र में भीड़ लगाने की है ताकि जान किसी का ध्यान न जाए। थोड़ी देर के बाद पूरा समूह निकल जाता है और जान को एक स्लेज पर लाद दिया जाता है जिसे चुन के अल्फा हिरन द्वारा खींचा जाता है। कुछ ही समय में वे सीमा पर पहुंच जाते हैं जिससे जर्मनों को हाई अलर्ट पर रहने का संकेत मिलता है। वे जल्दी से अपनी दूरबीन निकालते हैं और जनवरी की तलाश करते हैं, लेकिन भीड़ में उसे खोजने में विफल रहते हैं। ऐसा लगता है कि यह योजना समूह के लिए काम कर रही है, लेकिन तभी जैन की स्लेज को पकड़ने वाली रस्सी आ जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक दर्दनाक दुर्घटना हो जाती है। जर्मन ने भी उसे देखा और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जैन एक चट्टान के पीछे छिपने में कामयाब हो गया। अब उसका पता लगने से पहले की बात है, इसलिए जब कोई विकल्प नहीं बचा तो जान अपनी बंदूक निकालता है और अकल्पनीय को प्रतिबद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, अल्फा हिरन उसके पास आता है। यह जान के जीने के उद्देश्य को फिर से जीवंत करता है, इसलिए वह अपनी बंदूक छोड़ देता है और अपने हाथों में रस्सी बांधना शुरू कर देता है। फिर वह अपनी बंदूक से आकाश में फायर करता है। हिरन को इतनी बुरी तरह से चौंकाता है कि वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगता है। दोनों जर्मनों की गोलियों से बचते हुए ठीक उनके पास से गुजरते हैं। फिर एक चमत्कार होता है। बारहसिंग जनवरी को सीमा पार स्वीडन ले जाने में कामयाब हो जाता है। जनवरी जान पर है और वह एक पागल की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि जर्मन व्याकुल हैं क्योंकि उनके पास दूसरी तरफ कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वे तुरंत कट को फोन करते हैं और उसे इसके बारे में सूचित करते हैं, और बाद वाले को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अपने जीवन में पहली बार असफल हुआ है। 3 महीने बाद जैन स्कॉटलैंड वापस आ गया है। वह ज्यादातर अपनी शारीरिक चोटों से उबर चुका है, लेकिन मानसिक आघात अभी भी बना हुआ है। एक दिन एक सैन्य समारोह के दौरान वह धीरे धीरे अपने जनरल की ओर लंगड़ाता है और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपता है। जान को नाजियों से बचने और जानकारी प्राप्त करने के लिए नायक माना जाता है, जो नॉर्वे को आजाद कराने में महत्वपूर्ण साबित हुई। 1945 में युद्ध समाप्त हो गया और कटस्टेज को 1947 में उन अत्याचारों के लिए मार दिया गया जिसमें उसने भाग लिया था। मारियस ने शादी की और उसके 5 बच्चे थे, जबकि गुडरून अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी रहती थी। जान को कई बहादुरी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, लेकिन वो उन सभी बहादुर पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक हिरन को भी श्रेय देता है जिन्होंने 63 नारकीय दिनों के दौरान उसकी मदद की। जनवरी ने 1988 में अपनी मृत्यु तक नॉर्वे में अपने परिवार के साथ एक लंबा और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय।